Hello friends, welcome to our channel Analytics IAS Academy and welcome to our these classes where we have been discussing important questions that have been asked in UPSC Civil Service Examination Prelims 2025 dear friend. And in this particular session, we are going to discuss questions related to Indian polity and constitution. So if you look into this section of Indian polity and constitution, repeatedly dear friend, repeatedly around 15 to 18 questions year after year have been asked in this particular section dear friend. और इस साल भी अगर आप देखें so variety of questions have been asked. Some questions are factual, certain questions are conceptual, some are from static areas, some from dynamic areas. So we will try to see that what was the nature of these questions and how to attempt these questions and इससे जुड़ी हुई एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों. और सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों. माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड डियर फ्रेंड. और पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, आईआर और सोशल जस्टिस को लेकर आपके अगर कोई भी डाउट हैं तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. नाउ वन बाई वन वी विल ट्राई टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन यस्टरडेज पेपर. और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स पे शेयर कर सकते हैं. सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में. अंडर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर. एंड हमने आपके साथ डिस्कस किया कि ऑर्डिनेंस जो पावर है इट इज इक्विवेलेंट टू पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग पावर, जिससे संसद कानून बना सकती है. वैसे ही कुछ सर्कमस्टांसेस में अंडर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस that has to be approved by both the houses of parliament later on dear friend. Now presidential ordinance के थ्रू जिस तरह से किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू आप किसी सेंट्रल लॉ को अमेंड कर सकते हैं, वैसे ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू भी आप किसी सेंट्रल लॉ को अमेंड कर सकते हैं. ऑर्डिनेंस पास कराने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है, बट हमने आपके साथ डिस्कस किया कि फंडामेंटल राइट को अगर एब्रिज करना है, फंडामेंटल राइट को अगर आपको कर्टेल करना है या कुछ मॉडिफाई करना है तो यू रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड देयर यू रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी. सो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के तहत आप फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज नहीं कर सकते. एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम ए बैक डेट. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है. सिविल मैटर्स में पार्लियामेंट रेट्रोस्पेक्टिव लॉज बना सकती है, तो ऑर्डिनेंस सिंस इट इज इक्विवेलेंट टू पार्लियामेंट्री लॉ, यहां पर भी आप सिविल मैटर्स में बैक इफेक्ट से लॉ बना सकते हैं. तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3, 1 and 3 they are right statements, so the right answer will be C dear friend. C will be the right answer. I hope यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं हुआ. देखिए ये जो सवाल है दोस्तों बड़ा ही फैक्चुअल सवाल है, और देखिए अगर आप इन फैक्ट्स को लेकर श्योर नहीं है तो आप इजीली इसे स्किप कर सकते हैं. कहाँ पर? एग्जामिनेशन कंडीशन में दोस्तों. पहला जो सवाल है दैट डील्स विद अरुणाचल प्रदेश डियर फ्रेंड, और यहाँ पर बोला जा रहा है द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर इज नेम्ड आफ्टर a fort that is Eta Fort dear friend, and state has 2 national park, जो कि एकदम सही स्टेटमेंट है दोस्तों. 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा आर्टिकल 371 ए को ऐड किया गया था, जिसके बेसिस पर स्टेट्स लाइक नागालैंड दे केम इनटू फोर्स. तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही दोस्तों. त्रिपुरा वॉज अर्लियर अ प्रिंसली स्टेट डियर फ्रेंड, अर्लियर मेंशन इन पार्ट्स सी टाइप ऑफ स्टेट, लेटर ऑन इट बिकेम अ फुल फ्लेजेड स्टेट. ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही है. तो ऑल 3 आर राइट आंसर्स डियर फ्रेंड. सी विल बी द राइट आंसर डियर फ्रेंड. यहां पर सी क्या होगा? सही आंसर होगा. देन थर्ड, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग. देखिए हमने आपके साथ बात की है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में, एग्जीक्यूटिव बॉडीज के बारे में, स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में. सो इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 दैट इज वन सच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी डियर फ्रेंड. नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ये कैबिनेट रिजोल्यूशन के द्वारा बनाई गई एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है. और जो जोनल काउंसिल्स हैं डियर फ्रेंड, दीज एक्ट एज स्टैट्यूटरी बॉडी. देखिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद इन्हें बनाया गया था, सो दे एक्ट एज स्टैट्यूटरी बॉडी. सो देखिए ये जो बॉडीज हैं इनकी एक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए. तो देखिए सवाल क्या है? हाउ मेनी ऑफ द अबव वर एस्टैब्लिश एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. So the right answer will be only one. Only one will be what? The right answer dear friend. ये बात समझ पा रहे हैं? Then next,
यहां पर ए इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, यहां पर बात की जा रही है गवर्नर के ऑफिस के बारे में। और हमने आपके साथ डिस्कस किया कि देखिए केंद्र के लेवल पर राष्ट्रपति और राज्य के लेवल पर गवर्नर, दे एक्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। केंद्र के स्तर पर जो राष्ट्रपति हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करते हैं ऑर्डिनरली डियर फ्रेंड। आर्टिकल 74 में हमने ऐसी बात की। इन अ सिमिलर मैनर राज्य के स्तर पर जो गवर्नर है ऑर्डिनरली ही एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट जब देखिए आप कंपेयर करते हैं दोनों की पोजीशन को, तो हमने आपके साथ डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट क्लियरली सेज दैट गवर्नर्स ऑफ स्टेट दे एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर headed by chief minister, except in so far under this constitution they are required to act as per their own discretion। तो संविधान क्लियरली रिकॉग्नाइज कर रहा है कि गवर्नर कैन एक्ट इन हिज और हर ओन डिस्क्रिशन। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑफ हिज हर ओन रिजर्व अ बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज हर कंसिडरेशन विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय गवर्नर। तो देखिए आर्टिकल 201 के तहत, आर्टिकल 201 के तहत गवर्नर्स ऑफ स्टेट दे कैन रिजर्व एनी बिल ड्यूली पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए ये जो पावर है ये गवर्नर जब बिल को फॉरवर्ड करेंगे तभी राष्ट्रपति महोदय एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि यहां पर बोला है कि विदाउट इट बीइंग फॉरवर्डेड बाय गवर्नर। बट गवर्नर जब फॉरवर्ड करेंगे तभी ये कंसिडरेशन के लिए जाएगा। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज राइट, सो द आंसर विल बी ए डियर फ्रेंड। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। देखिए यहां पर आप पाएंगे एक आसान सवाल है दोस्तों, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव अंडर आर्टिकल 51 सच डीपीएसपी, वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग द रिच हेरिटेज ऑफ और कंपोजिट कल्चर, वन सच फंडामेंटल ड्यूटी, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज। आसान सवाल है, अंडर आर्टिकल 24 इट इज वन सच फंडामेंटल राइट। तो यहां पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आसान सवाल है। तीनों यहां पर क्या है, पेयर मैच है डियर फ्रेंड। C is the right answer. Then consider the following statement. यहां पर देखिए सवाल पूछा जा रहा है फिफ्थ शेड्यूल से रिलेटेड। और देखिए शेड्यूल्स, अमेंडमेंट, लेजिस्लेचर, दीज आर इंपॉर्टेंट एरियाज जहां से बार बार सवाल क्या किए गए, पूछे गए। तो ये पहले सवाल में बोल रहे हैं कि यदि किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है तो राज्य की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, द स्टेट गवर्नमेंट लूजेस इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इन सच एरियाज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड एरिया। ऐसा नहीं है दोस्तों, राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर यहां पर एक्सटेंड करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग डियर फ्रेंड। द यूनियन गवर्नमेंट कैन टेक ओवर द टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, कीवर्ड इज टोटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। देखिए आप कुछ स्पेशल डायरेक्टिव्स दे सकते हैं बट टोटल एडमिनिस्ट्रेशन यू कैन नॉट टेक ओवर डियर फ्रेंड। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। 6 शेड्यूल के कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा गया है, आर्टिकल 356 के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछा गया है। तो आप पाएंगे कि both the statement are wrong dear friend, both the statement are wrong, right answer is D dear friend। with reference अब देखिए ये जो सवाल है दोस्तों, अगेन ये एक फैक्चुअल सवाल है। और देखिए अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है, इंडिया एयरबुक को नहीं पढ़ा है, इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है, तो शायद आप एग्जाम में इसे न कर पाए। और एडवाइजेबल यही कि ऐसे सवालों को आप गेस न करें अननेसेसरली अगर आपने इन्हें नहीं पढ़ा है। देखिए द नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड इट डील्स विद Ministry of Heavy Industry, the Choir Board, Ministry of Small and Medium Enterprises, National Center for Trade and Information, Ministry of Commerce and Industry। तो technically none of them they are match, so answer will be none dear friend। इनमें से कोई भी मैच नहीं है दोस्तों, so answer is D dear friend। Consider the following subjects under the Constitution of India। अब देखिए यहाँ पर बात क्या की जा रही है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखिए कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिनमें यदि आप अमेंडमेंट लाना चाहते हैं तो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा भी आपको रेटिफिकेशन कराने की जरूरत है। स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से आपको रेटिफिकेशन कराना है। हमने आपके साथ डिस्कस किया कि अगर फेडरल प्रोविजंस को लेकर आप कुछ चेंज लाना चाहते हैं, वहां पर आपको हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफिकेशन कराना पड़ेगा पार्लियामेंट से बिल को पास कराने के अलावा। तो यहां पर आप देखेंगे पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। इसमें यदि आपको कोई चेंज लाना है तो स्टेट से आपको रेटिफिकेशन कराना ही होगा। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, इसमें यदि कोई आपको अमेंडमेंट करना है, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर से अमेंडमेंट कराना ही होगा। बट गवर्नर्स के ऑफिस को लेकर ऐसे कोई स्पेसिफिक
प्रोविजन नहीं है संविधान में कि राज्यों से आपको रेटिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट 1 and 2 दे आर द राइट स्टेटमेंट, सो ए विल बी द राइट आंसर। ए यहां पर राइट आंसर है दोस्तों। विद रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और फिर से देखिए सवाल पूछा जा रहा है गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में, और हमने आपके साथ डिस्कस किया आर्टिकल 361। व्हाट आर्टिकल 361 डज? इट एस्टैब्लिशेस इम्यूनिटी फॉर गवर्नर ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहला स्टेटमेंट ये बोल रहे हैं कि द गवर्नर ऑफ स्टेट इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज और हर ऑफिस। सही स्टेटमेंट है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट गवर्नर ड्यूरिंग हिज और हर ऑफिस। सही स्टेटमेंट है। मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग within the house under article 105 and article 194 for state legislature, 105 for member of parliaments। देखिए इनके पास भी कुछ privileges है। So I think all these three statements are right dear friend। ये तीनों statement सही है। So the right answer is what? D। ठीक बात है। अब देखिए फिर से यहाँ पर बात की जा रही है स्पीकर के कॉन्टेक्स्ट में, और हमने आपके साथ बात की स्पीकर के बारे में, डिप्टी स्पीकर के बारे में, चेयरमैन ऑफ अपर हाउस, डिप्टी चेयरमैन के बारे में बात की। देखिए इनकी पावर, इनकी पोजीशन, इनकी प्रिविलेजेस को भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ईयर आफ्टर ईयर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। स्पीकर के केस में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि दे एंजॉय स्पेशल पोजीशन। स्पेशल पावर तो है बट स्पेशल पोजीशन भी है। और क्या है स्पेशल पोजीशन? कि लोकसभा डिसॉल्व होने के बाद सारे जो मेंबर ऑफ लोकसभा हैं वो अपने पद से रिजाइन कर देते हैं, उनका टर्म समाप्त हो जाता है। बट स्पीकर कॉन्टिन्यूज टिल न्यू लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड। जब तक अगली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती तब तक आप अपने पद पर बने रहते हैं। स्टेटमेंट सही है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल ऑन बीइंग इलेक्टेड एज स्पीकर शैल रिजाइन। शैल रिजाइन जैसी बात नहीं है दोस्तों इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप स्पीकर बनने के बाद एज फार एज पॉसिबल यू शुड मेंटेन योर न्यूट्रलिटी। यूके के कॉन्टेक्स्ट में यूके का जो स्पीकर है उन्हें अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन करना पड़ता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है दोस्तों। द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल मे बी रिमूव फ्रॉम हिज हर ऑफिस बाई ए रेजोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल पास बाई मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर। ऑल द देन मेंबर का मतलब क्या है? इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रोवाइडेड दैट नो रेजोल्यूशन शैल बी मूव अनलेस। ठीक बात है। 14 डेज का प्रायर नोटिस आपको देना पड़ता है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सी विल बी द राइट आंसर डियर फ्रेंड। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72। बार बार इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए दोस्तों। पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर इज एंड पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए ये दो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। ईयर आफ्टर ईयर क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि the exercise of the power by the president can be subjected to limited judicial review। देखिए दो बातें हैं। पहला judicial review, and judicial review we have been discussing time and again that as per Supreme Court of India, judicial review is a part of the basic structure of constitution unless until extraordinary case judicial review is there on everything dear friend done by executive or legislature। so president की जो pardoning power है यहां पर भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इट इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। बट बात क्या की जा रही है? लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर हमने आपके साथ डिस्कस की बार बार कि ये लेजिस्लेचर का डोमेन है, ये एग्जीक्यूटिव का डोमेन है, ये जुडिशरी का डोमेन है। तो देखिए उसे डिस्टर्ब ना करते हुए, सिंस ये जो पार्डनिंग पावर है ये एग्जीक्यूटिव की पावर है, तो इसमें जुडिशरी के पास लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू है। क्या है? लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू है। यदि जुडिशरी को लगता है कि कहीं पर मालाफाइड यूज ऑफ पावर है, प्रेसिडेंट वाज नॉट कंसिडरेट इनफ व्हाइल लुकिंग टू दैट पिटीशन, वहां पर आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। सो लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू, दैट इज फाइन डियर फ्रेंड। द प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर विदाउट द एडवाइस, दैट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, क्योंकि जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनकी एडवाइस पर ही राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। सो द राइट आंसर विल बी ए। कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन statement. If any question arises as to whether a member of House of People has become subject to disqualification, देखिए MPs का जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टाइम एंड अगेन डियर फ्रेंड
हमने आपके साथ डिस्कस किया है कि देखिए दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हु डिस्क्वालीफाइज देम एंड व्हाई दे आर डिस्क्वालीफाइड। देयर आर सर्टेन इंस्टेंसेस जिसमें प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई करते हैं किसे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और किस ग्राउंड पर करते हैं, आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे होते हैं, आप अनसाउंड माइंड के हैं, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हैं, ऐसी कुछ कंडीशंस हैं दोस्तों। बट अंडर डिस्क्वालिफिकेशन, अंडर व्हाट, अंडर एंटी डिफेक्शन डियर फ्रेंड, 10th शेड्यूल के तहत हमने आपके साथ डिस्कस किया है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जब बात आती है 10th शेड्यूल की, देन इट इज नॉट प्रेसिडेंट डियर फ्रेंड, द डिसीजन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर of the house, their decision is final, so this statement is wrong. There is no mention of the word political party in the constitution. 10th शेड्यूल के तहत ही जब आप एंटी डिफेक्शन की बात पढ़ते हैं तो वहां पर वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इज मेंशन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, सो द राइट आंसर विल बी डी, विल बी द राइट आंसर डियर फ्रेंड। ये बात समझ पा रहे हैं। Consider the following statement. In India, state government have no power to make rule for grant of concession in respect of extraction of minor mineral even through such minerals are located in their territories. गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। राज्यों के पास ये शक्ति है कि वो रूल्स बना सकते हैं सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाय यूनियन पार्लियामेंट, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू नोटिफाई माइनर मिनरल्स अंडर द रिलेवेंट लॉ, सो देखिए दिस स्टेटमेंट, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है दोस्तों। हमने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि राज्य की जो पावर है दैट इज सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, दैट ऑटोमेटिकली मींस डियर फ्रेंड कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास पावर है, सो देखिए आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आसान सवाल है दोस्तों। पंचायत एट एन इंटरमीडिएट लेवल, जिन राज्यों में 20 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन नहीं है दोस्तों, वहां पर इंटरमीडिएट लेवल पर पंचायत नहीं है दोस्तों। 20 लाख से ऊपर होने पर ही इंटरमीडिएट लेवल की पंचायत की जरूरत है, और मेंबर ऑफ पंचायत के लिए एलिजिबल होने के लिए 30 ईयर की बात नहीं दोस्तों, हमने आपके साथ बात की है 21 ईयर। किसकी बात की है? 21 ईयर। द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कॉन्स्टिट्यूट अ कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन। इट इज नॉट चीफ मिनिस्टर डियर फ्रेंड, इट इज गवर्नर्स ऑफ स्टेट, गवर्नर ऑफ स्टेट डियर फ्रेंड। सो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले स्टेटमेंट में हमने आपके साथ डिस्कस किया ऑल द स्टेट नहीं है, 21 ईयर है दोस्तों, और यहां पर गवर्नर, सो द राइट आंसर विल बी व्हाट, डी विल बी द राइट आंसर। आई होप कि ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए बात की है लोकपाल के कॉन्टेक्स्ट में, और हमने लोकायुक्त और लोकपाल एक्ट आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। द पावर ऑफ द लोकपाल अप्लाइज टू द पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बट नॉट टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। गलत है, दोनों पर ही अप्लाई होता है। Chairman or a member shall not be a member of parliament or a member of the legislature of union territory, and only the chief justice, that is wrong dear friend, only the chief justice is wrong dear friend. The chairperson or a member shall not be a person of less than 45 year of age, सही स्टेटमेंट है। और अगर आपने अच्छे से पढ़ा है दोस्तों, डिटेल में अगर आपने पढ़ा है तभी आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे दोस्तों। लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। और देखिए इसको लेकर बहुत डिबेट चली दोस्तों, इसको लेकर बहुत डिबेट चली कि क्या जो प्रधानमंत्री है लोकपाल के परव्यू में आते हैं या नहीं आते। और हमने आपके साथ डिस्कस किया, बार बार हमने आपके साथ डिस्कस किया कि देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कम्स अंडर परव्यू ऑफ द लोकपाल, सो स्टेटमेंट 3 ओनली इज राइट, राइट आंसर विल बी ए। मुझे लगता है कि देखिए ये सारे सवाल जो हमने आपके साथ डिस्कस किए आप इसको समझ पा रहे होंगे। तो ये किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं और किस लॉजिक के साथ आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और अगर आप 2026 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक चैनलाइज तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, स्ट्रक्चर्ड वे में इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वी एट द एनालिटिक्स IAS आर गोइंग टू लॉन्च अवर न्यू फाउंडेशन बैच फ्रॉम 5th of June, जिसमें आप खुद को इनरोल कर सकते हैं। और इसको लेकर यदि आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स।